नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूँ इसके प्रीवियस बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को जिस पे हमने वीडियोस को अपलोड किया था वो आपने ज़रूर विजिट करे होंगे और एल्स आप इस लेक्चर के बाद भी उन वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, डेट इज़ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। दोस्तों, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है ये नाम से ही समझ में आ रहा है। हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इसको हमें असेस करना पड़ता है। अब ये तो आपने जान लिया क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और हम इसको कितने पैरामीटर्स पे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ एंड देन वी विल बिगिन दिस लेक्चर। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किस तरीके से डिफाइन किया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, उनके हिसाब से ये क्या चीज़ होती है। फिर जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम इस ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने का किसी भी प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पे, बहुत सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कि इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, जिसको हम बहुत इलेबोरेटली पढ़ेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की हिस्ट्री। हम देखेंगे कि किस तरीके से पहले ये सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ का फिनोमिनन हुआ करता था, मगर जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब भी कोई चीज़ आती है अच्छी, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। एंड एज वी आर ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री एंड सो वी हैव ऑल्सो अडॉप्टेड दिस गुड प्रैक्टिस। तो हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, ये सब। इसके बाद में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम किस तरीके से इवॉल्व हुए, हमने किस तरीके से इस अच्छी प्रैक्टिस को इवॉल्व किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ, या मैं यूँ कहूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में कितना एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम इसको कितनी बेहतर तरीके से असेस कर पाएँ। इसकी प्रोसेस को हमने लगातार इवॉल्व करने की कोशिश करी और इसी इवोल्यूशन में हम एक बहुत प्रोमिनेंट नोटिफिकेशन, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आए थे इन 2006, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत इलेबोरेटली। और इसके बारे में दोस्तों पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2020 में एक फिर से नया ड्राफ्ट फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हमारी गवर्नमेंट लेके आई है। तो अब ये डिबेट चालू हो गई है कि इस असेसमेंट को हमारी गवर्नमेंट लगातार डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मैं दोस्तों बता दूं कि मैं किसी भी अपने व्यू पॉइंट को आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट डेवलपमेंट यू कांट एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ योर पीपल, यू कांट एनहेंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, बट देन टू द एनवायरनमेंट ऑल्सो रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड होल सोलली। तो यहाँ पे हम लोग 2020 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को देखेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है ये किस तरीके से किया जाता है, जिसमें हम कुछ प्रोसेसेस को देखेंगे जो कि आप सामने देख पा रहे हो, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, रिपोर्ट पब्लिश करना, पब्लिक हियरिंग, इन सब पे। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट रन किया जाता है, असेस किया जाता है, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे जो कि हैं। तो इन ड्रॉबैक्स या इनके क्रिटिसिज्म को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो वी विल रिकमेंड समथिंग टू एनहेंस दिस ड्रॉबैक, जिसको हम वे फॉरवर्ड में पढ़ के इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करने वाले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने ये तो समझ लिया कि ये लेक्चर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे बहुत ही ब्रॉड कवरेज रखने वाला है। और इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ कि यू वुड बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन वॉट एवर मे कम इन प्रीलिम्स एंड मेन्स। तो शुरू करता हूं विदाउट एनी डिले इस लेक्चर को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की डेफिनेशन से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से जो दी गई है आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, डेट इज यूएनईपी। देखते हैं कैसे डिफाइन करता है ये कहता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये एक तरीके का टूल है, एक तरीके का हथियार है,
ये कैसा हथियार है जिसको हम आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट से कितना एनवायरमेंटल, कितना सोशल और कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, और उसके बाद में हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि वेदर वी वांट टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट और नॉट। तो बेसिकली आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को अर्ली स्टेज में किसी भी प्रोजेक्ट की नापने की कोशिश करते हैं, और उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में हमें हेल्प मिलती है कि हम किस तरीके से उसके एडवर्स इम्पैक्ट्स को या तो कम कर सकें या पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें। अब यहाँ पे कभी भी आप पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें नहीं लिखोगे। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी प्रोजेक्ट अपने दिमाग में सोचिए, वेदर इट बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वेदर इट बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, वेदर इट बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर द पुअर पीपल। आप किसी भी तरीके का डेवलपमेंट एक्टिविटी अगर करते हो तो उसमें किसी ना किसी तरीके का एनवायरनमेंट पे गलत इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। अब बात ये आती है कि हम इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि वो जो भी इम्पैक्ट नेगेटिव उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम एनवायरनमेंट पे डालने वाले हैं, हम उसको जितना कम हो सके उतना कम कर दें। और इसी कारण से हमारे जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बिहाफ पे वो उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग इस मैनर में कर पाएँ कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम हो सके। तो बस इसी तरीके से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को डिफाइन भी किया जाता है। और इसी तरीके से आपने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि हमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या ज़रूरत है। तो अगर मुझे एक वर्ड में बताना होता आपको कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की क्या ज़रूरत है, तो क्या मैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था। तो आप भी इसको लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जो मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा था, अब मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि जब हम इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को करते हैं तो किस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट को कम कर पाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये ग्राफ आपको क्या शोकेस कर रहा है, सबसे पहले आपको ये समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक्स एक्सिस होती है जिस पे टाइम मेंशन किया है, और ये वाई एक्सिस होती है जिस पे एनवायरमेंट लिखा हुआ है मैंने, या एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसा मैंने बताया था कि नो प्रोजेक्ट विदाउट डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट इज पॉसिबल। किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन तो कन्फर्म है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं, जो आपको ये रेड लाइन दिख रही है ना, ये रेड लाइन शोकेस कर रही है एनवायरमेंटल स्टेटस विदाउट प्रोजेक्ट। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हम यूपीएससी भवन की बात कर रहे हैं, एक लोकेशन की बात कर लीजिए। यूपीएससी भवन जब तक नहीं बना होता, या फिर लाबसना जब तक नहीं बना होता, तो हम ये बोल सकते थे कि किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के पहले का एनवायरमेंटल स्टेटस है, बिल्कुल सीधा, जब किसी भी तरीके का डिग्रेडेशन नहीं हुआ हमारे एनवायरनमेंट में। और इसी कारण से ये स्ट्रेट लाइन भी बनी है। ये स्ट्रेट लाइन ये शोकेस कर रही है, अगर आप ग्राफ पढ़ना जानते हो तो, जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है तो ये बता रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रहा। ठीक है, इसका मतलब एनवायरनमेंट पे किसी भी तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। मगर इस पॉइंट पे आके, जैसा कि ये शोकेस कर रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया, मतलब लाबसना बनना शुरू हो गया, या फिर यूपीएससी भवन उस लैंड पे बनना चालू हो गया, तो अब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है तो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ना ही है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था अगर हम एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करते तो। मगर क्योंकि हमने अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कर लिया, तो हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने कुछ इस तरीके से उस प्रोजेक्ट को बनाया, इस तरीके से उसकी डिज़ाइन चेंज कर दी, इस तरीके से प्लानिंग कर ली कि उन्होंने इस डिग्रेडेशन को कम करके इस पिंक लाइन तक पहुंचा दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट था उसने इस गैप को ब्रिज कर दिया, उसने इतना एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कम कर दिया, ऐसा बोला जा सकता है। तो फाइनली अब जो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ा वो सिर्फ कितना पड़ा, इतना।
ठीक है, तो इसी कारण से लिखा हुआ है प्रोजेक्ट विथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जो इंपैक्ट करेगा एनवायरमेंट पे वो कम करेगा, डेट इज इतना। अगर हमने ये नहीं किया होता एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तो इंपैक्ट पड़ता इतना। तो अब बताओ आपके हिसाब से एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा हाँ। तो ये आपने समझ लिया कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की क्या जरूरत होती है, बेसिकली आपने नीड समझ ली। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है इसके क्या फंक्शंस हैं, ये क्या फंक्शन या क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ तो ऑलरेडी समझ ली कि ये इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसी के साथ ये हेल्प करता है डिसीजन मेकर्स को टू रीच टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो ये एक तरीका भी आप मान सकते हो डिसीजन मेकिंग का, जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंटल एजेंसीज, हमारे प्लानर्स डिसीजन मेकिंग या डिसीजन पे अराइव करते हैं। इसी के साथ इसका सबसे प्रोमिनेंट जो फंक्शन है, इट इज़ टू हार्मोनाइज डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी, किसी भी स्टेट, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों को हार्मोनाइज मैनर में, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसको अचीव करने के लिए हमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की नीड भी होती है और इसका ये सबसे बड़ा फंक्शन भी होता है। इसी के साथ ये प्लानर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को असिस्ट करता है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढने में, असिस्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के तरीके ढूंढने में, असिस्ट करता है कि एक प्रॉपर डिसीजन पे वो पहुंच पाए कि किस अल्टरनेटिव को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद ये फिजिबिलिटी शोकेस करता है। जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेके गए कि लाबसना या फिर यूपीएससी भवन हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो बताता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फिजिबल भी है उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में या नहीं, क्या ये कुछ इस तरीके का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो नहीं कर देगा कि फ्यूचर में हम उसको वापस से रिप्लेनिश ही ना कर पाएँ, इस तरीके से। इसके बाद ये हमें हेल्प करता है एनवायरमेंटल मिटिगेशन प्लान को डेवलप करने में, जिससे हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम करने में सक्षम हो पाते हैं। इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये कि ये हमें फ्यूचर लायबिलिटीज से बचा लेता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दें जिसको हम वापस से रिकंस्ट्रक्ट या रिप्लेनिश न कर पाए, तो ये हमारे लिए फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट कर देगा, क्योंकि जो रिसोर्सेस अभी तक हम उससे हार्नेस कर पा रहे थे वो हम फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। तो वो जो एक असेट था एनवायरनमेंट हमारे लिए अभी तक, वो एक लायबिलिटी बन जाएगा, एक बोझ बन जाएगा। इसी के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिसमें हमें प्लानिंग प्रोसेस में ही समझ में आ जाता है, या मैं यूं कहूं कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में इन द मिडवे, बीच में समझ में आता है कि हमने गलत एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर दिया। फिर हम उसको अल्टर करते हैं, अल्टर मतलब कि उसको चेंज करते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी प्रोजेक्ट के बीच में आप किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग या डिजाइनिंग को चेंज करते हो तो इट गेट्स वेरी एक्सपेंसिव। जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आज जो हम इंप्लीमेंट कर रही है हमारी सरकार, मान लो कि इन द मिडवे, जैसे कि आज आपने सुना होगा कि 3000-4000 पेड़ को काटा जा रहा है। अब मान लेते हैं कि 3 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट आधा बन चुका है और एक डिसीजन दे दे हमारी सुप्रीम कोर्ट विथ रिगार्ड टू एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है ही नहीं और ये ऐसा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर देगा जिसको हम रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइन चेंज करी जाएगी। अगर ये होता है तो आप सोचो कि कितना एक्सपेंसिव ये प्रोजेक्ट हमको पड़ जाएगा। इस कारण से ये एक्सपेंसिव अल्टरेशन हमें बीच प्रोजेक्ट में न करना पड़े, तो हम पहले ही सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स को देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्वांटिफाई कर लेते हैं, और उसी के साथ साथ हम एक मिटिगेशन प्लान को भी डेवलप कर लेते हैं, जैसे हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किया कि अगर हम इस जगह के पेड़ काट रहे हैं या हटा रहे हैं तो इन पेड़ को हम दूसरी जगह जाके रीलोकेट करेंगे, जिसको हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं या फिर एफॉरेस्टेशन। क्लियर? तो इस तरीके से आपने समझा अभी तक कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इंडिया में कैसे इनिशिएट किया गया। क्योंकि देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी आवश्यकताएं क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति तक हम लोग पहुंचा पाए। तो क्या उस टाइम हम लोग एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। एंड सो वी हैव इनिशिएटेड दिस प्रोजेक्ट एट अ लेटर स्टेज, जिसको हम देखेंगे कि वी हैव इनिशिएटेड दिस
टू बी वेरी स्पेसिफिक बाय अ सर्टेन लेजिस्लेशन इन 1994। तो देखिए यहां पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, वर्ल्ड ओवर सबसे पहली कंट्री जिसने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को प्रपोज किया अपने देश में थ्रू अ लेजिस्लेशन, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 1970s इसने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट। ये एक तरीके का कानून था वहां पे, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि हर प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमको मेजर करना है। इसके बाद में लेट 1970s और 1980s में जो डेवलपिंग नेशंस थे उन्होंने भी अपने अपने देशों में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को या उसकी गाइडलाइंस को ज़्यादा फॉर्मलाइज किया, या मैं यूं कहूं कि इसकी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की अलग अलग तरीके से कोशिश करी। हालांकि जैसा मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट करने में विद द हेल्प ऑफ अ लेजिस्लेशन टाइम लगता है, तो हमको भी कुछ टाइम लगा। फिर 1980s की बात आती है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश कर देती है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ प्रोजेक्ट्स जो वर्ल्ड बैंक आपको इनिशिएट करके देगी या इंप्लीमेंट करेगी, तो वहाँ पे वो चाहेगी कि आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो। और यही चीज़ ने स्प्रेड करा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस को इंडिया में भी, क्योंकि हमने भी देखा कि वर्ल्ड कहाँ पे मूव कर रहा है, एंड सो वी हैव ऑल्सो चेंज्ड आवर मूड फॉर दिस EIA। एंड सो फाइनली इंडिया ने भी इन 1990s अडॉप्ट कर लिया एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट फॉर्मली, और उसके बाद से हमारे यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग से लेके या इसकी गाइडलाइन से लेके बहुत रैपिड ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमारा रहा। मगर 1990s में भी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 1994 में पर्टिकुलरली वी हैव कम अप विद अ लेजिस्लेशन और विद सर्टेन कंक्रीट गाइडलाइंस। तो हमको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो गाइडलाइंस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की 1994 में निकल के आती है, ये कहाँ से आती है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। तो ये निकल के आती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से निकल के, क्योंकि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को प्रोमलगेट किया, उन्होंने इस एक्ट में एक्चुअली में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को करने के लिए कहा था, और कहा था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी होगा अगर किसी भी तरीके का एक्सपांशन और मॉडर्नाइज करने की आप कोशिश कर रहे हो किसी भी नए प्रोजेक्ट की, जिसमें आपको EIA परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 1994 में इस तरीके से हमारे यहाँ पे EIA का इनिशिएशन हुआ। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में किए। अब मैं दोस्तों जब आपको ये अमेंडमेंट्स बताऊंगा तो मैं आपको गवर्नमेंट का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करूंगा। तो अगर आप प्रो गवर्नमेंट हो, एंटी गवर्नमेंट हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 1994 में जैसा कि आप देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर प्रोजेक्ट के लिए मॉडर्नाइजेशन, न्यू क्रिएशन जरूरी होगा। अच्छी बात है। इसका मतलब ये समझ में आया कि 1994 में जो हमारी गवर्नमेंट थी, ये ज्यादा टिल्टेड थी टू सेव द एनवायरमेंट, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने एनवायरमेंटल इंपैक्ट एजेंसी को भी क्रिएट किया, और साथ ही साथ स्ट्रेंथन किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले करने की कोशिश करी। साथ ही साथ जो इसको फॉलो नहीं करता उस पर पेनल्टी और फाइन का भी प्रावधान था, अगर कोई इस EIA में इरेगुलरिटी करता हुआ पाया गया तो अभी तक तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं 1994 तक। फिर आता है 1997, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया। इन्होंने बोला कि पब्लिक हियरिंग जो है वो इस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में मैंडेटरी होगी। अब ये पब्लिक हियरिंग क्या होती है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको लाबसना बनाना है, आपको IAS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स ट्रेन करने हैं, अच्छी बात है। आप डेवलपमेंटल वर्क लेके आ रहे हो, अच्छी बात है, बट यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग देयर। क्या उनको या उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को तो आप हैम्पर नहीं कर रहे हो? क्या आप कोई ऐसी चीज तो वहां पे करके नहीं चले जाओगे कि सारे IAS ऑफिसर बन जाएं मगर जो ट्राइबल लोग हैं वो बेचारे अपने घर से ही निकल जाएं? तो इस कारण से पब्लिक हियरिंग का फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा फैक्टर था। इसके बाद आता है 2002, जहां पे गवर्नमेंट ने देखो एक बहुत ही गलत स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने बहुत हाई लेवल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे वो विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली एक टसल चालू हो गई है बिटवीन द डेवलपमेंट एंड बिटवीन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस।
क्योंकि 1994 से 2002 तक गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। पब्लिक हियरिंग में हम पब्लिक कंसल्टेशन लेते हैं तो वो तो सीधे तौर पे मना कर देते हैं हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तो इस तरीके से हमारी कंट्री डेवलप ही नहीं कर पाएगी। तो इन्होंने फाइनली क्या करना शुरू किया, बैकडोर चैनल्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स को क्लियर करना चालू कर दिया बहुत लमसम लेवल पे। और साथ ही किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो हाई लेवल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इन्होंने इसी को क्लियर करना चालू किया। फिर फाइनली फरवरी 2003 में एक और अच्छा इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट की रिसर्च, इंस्पेक्शन और प्रोजेक्ट्स जो होते हैं बेटर असेसमेंट के लिए उसकी स्टडी की जाएगी। और फाइनली अगस्त 2003 में एक और अच्छा स्टेप लेती है गवर्नमेंट कि कोई भी जो पॉल्यूटेड एरिया में प्रोजेक्ट आएगा, राइट, तो वो 15 किलोमीटर रेडियस में नहीं आएगा। जो भी सेंसिटिव इकोसिस्टम और प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं हमारे, जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और ये आया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। मगर आप देखो कि अगस्त से सितंबर में ही गवर्नमेंट के रंग बदल गए। यहाँ पे देखो आप भी पब्लिक हियरिंग जो है उसको बोला इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस आउटसाइड 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ एनी सेंसिटिव इकोसिस्टम। मतलब कि अब ये बोल दिया 15 किलोमीटर से कि 10 किलोमीटर के बाहर अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, मतलब कि प्रोजेक्ट लग रहा है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने समझा कि पब्लिक कंसल्टेशन को दबा दिया गया, बोले हमको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर हमको सही लगता है तो वो प्रोजेक्ट सही है, सिर्फ 10 किलोमीटर तक आपकी राय ली जाएगी। चलिए ठीक है। इसके बाद में आता है 2005 का टाइम। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की एक नई चीज़, जहाँ पे आप ये देखो कि ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। यहाँ पे क्या करा दोस्तों कि 2 साल का टेम्पररी वर्किंग परमिट दे दिया गया विदाउट एनी एनवायरमेंटल क्लियरेंस। मतलब कि जैसे आप एक प्रोजेक्ट लेके आए तो क्या करेंगे, आपको 2 साल के लिए टेम्पररी वर्किंग परमिट दे देंगे बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। अब होगा क्या, आप एक बार प्रोजेक्ट इनिशिएट अगर कर दोगे तो लोग भी उससे वेल वर्स्ड हो जाएंगे कि ठीक है यार अब इतना पॉल्यूशन तो होता ही है, या मैं यूं कह दूं कि लोगों की मेंटेलिटी उस तरीके से हो जाएगी कि यार अब तो ये प्रोजेक्ट लग ही चुका है। तो यहाँ पे 2 साल के बाद में उस प्रोजेक्ट को आप हटा दो, ये कितना पॉसिबल है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और गवर्नमेंट भी जानती है। तो इन्होंने देखो ये एक बैकडोर चैनल से चीज़ निकाली। तो ये सब चीज़ें हो ही रही थी और फाइनली हमारी गवर्नमेंट 2006 में एक एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आती है, जिसको बहुत बड़ा माइलस्टोन माना गया फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे क्या चीज़ करने की कोशिश करी सरकार ने, आपको ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस ड्राफ्ट में 2 तरीके की कैटेगरीज बनाई गई, या मैं यूं कहूं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अब आएंगे उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, या तो वो कैटेगरी ए में आएगा या कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में अगर आएगा तो उसमें भी फर्दर 2 सब डिवीजन किए गए, B1 और B2, जिसको अब मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में आएगा तो उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी होगा और वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट कैटेगरी बी में आएगा तो उसमें भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस कंपलसरी होगा और वो उसको स्टेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। मगर अगर ये कैटेगरी बी के B2 में आता है तो इसको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। क्लियर हुई बात? तो मतलब आपने क्या समझा कि कैटेगरी ए और कैटेगरी B1 में EIA प्रोसेस मैंडेटरी है, B2 में इसको एग्जेम्पशन मिल गया। इसी के साथ साथ 2006 ड्राफ्ट में बोला गया कि अब जो प्रोजेक्ट को क्लियरेंसेस मिलेंगे ना, वो उसकी साइज और कैपेसिटी को देख के मिलेंगे, न कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कि 1000 करोड़ रुपए सिर्फ 100 स्क्वायर फीट में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी साइज और कैपेसिटी बहुत छोटी है, तो उसको जल्दी से मिल जाएगा। बात समझ में आई? मतलब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड नहीं करेगा, अब ये साइज और कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। इसी के साथ यहाँ पे जो पब्लिक कंसल्टेशन का क्लॉज था, इसमें देखो कितना शानदार इन्होंने दिमाग लगाया कि इन्होंने ये बोला कि अब जो EIA की रिपोर्ट है ना, जब वो सबमिट हो चुकी होगी उसके बाद में पब्लिक कंसल्टेशन हम लोग अलाउ करेंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि EIA रिपोर्ट सबमिट करने के पहले पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार रिपोर्ट सबमिट हो गई तो फिर आपने इसका वजूद ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये गलत चीज़ करी। इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस जो थी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया स्टेट गवर्नमेंट पे। जैसे
पहले जो समय 14-19 मंथ्स लगा करता था या कभी कभी 21 to 28 मंथ्स, अब उसको सिर्फ 10 to 14 मंथ्स पे इन्होंने स्विच कर दिया। तो ये तो कुछ बात थी 2006 नोटिफिकेशन की। आपको मैं यहीं पे रोकूंगा क्योंकि 2020 का जो नोटिफिकेशन है ये हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रोसेस के बारे में कि कौन से फ्लो चार्ट के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो स्टेप होती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके जिसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है, उसको गुजरना होता है स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग में बेसिकली उस प्रोजेक्ट में ये देखा जाता है कि इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत भी है या नहीं, वेदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट। अब ये देखा किस बिहाफ पे जाता है, तो जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हमने नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि अगर ये कोई प्रोजेक्ट आएगा इस तरीके का तो उसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होगा, तो उसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है। अब ये जो स्क्रीनिंग है इसका क्राइटेरिया 3 तरीके से मेंशन किया जाता है, या मैं यूं कह दूं कि जो नोटिफिकेशन में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में मेंशन्ड है कि कौन से प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना होगा, उसके 3 क्राइटेरिया हैं। एक है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक है लोकेशन जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस प्रोजेक्ट का। तो इस तरीके से सबसे पहली स्टेप आपने देखी मेरे साथ कि स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाती है। सेकेंड स्टेप में आता है स्कोपिंग। किसी भी प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको असेस किया जाता है। बेसिकली इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बहुत ही सिग्निफिकेंट इश्यूज़ को टच किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज़ बताता हूँ कि इसमें किस तरीके के इम्पैक्ट को असेस किया जाता है। जैसे कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट है जो किसी प्रोजेक्ट को फुलफिल करना चाहिए, ये देखा जाता है। क्या हमने कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन तो साइन नहीं किया हुआ है जिसको हमें फुलफिल करना है या जिसको हमें निभाना है, इस चीज़ को इस स्कोप में चेक किया जाता है। साथ ही दोस्तों मैं ये बता दूं, इस स्कोपिंग में एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नाम की चीज़ आएगी, या इस स्कोपिंग की प्रोसेस जो है इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेंशन्ड रहती हैं। अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा फाइनेंस कमीशन से जोड़ के। जिस तरीके से हमने दोस्तों 15th फाइनेंस कमीशन को पढ़ते हुए ये देखा था कि 15th फाइनेंस कमीशन में ऐसे बहुत सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मेंशन्ड हैं जिसके बिहाफ पे सेंटर डिवॉल्व करता है फंड स्टेट को। बस उसी तरह क्योंकि हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के रेफरेंसेस बताए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्कोपिंग में बताया जाता है कि अगर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कौन से रेफरेंसेस होंगे या उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखना होगी आपको, क्योंकि माइनिंग जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा डैम से। डैम्स जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करेगा इंडस्ट्रीज से। तो इस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन किया जाता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट होगा तो किस तरीके के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आपको चेक करना होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। और एक बार ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेंशन करने के बाद में इसके जो भी क्वांटिफाइबल, मतलब जिसको हम गिन सकें उसको हम क्वांटिफाइबल बोलते हैं, तो उनके क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट्स को हम लोग असेस करते हैं ऑन वेरियस बेसिस। जैसे हम देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, हम देखते हैं कि उसका प्रीवेलेंस कितना है, हम देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और साथ ही साथ हम उसके नॉन क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट्स को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। और इस स्कोपिंग को खत्म करने के बाद में दोस्तों हम बेस लाइन डाटा की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये क्या होता है, बेस लाइन डाटा बेसिकली जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लाबसना का या यूपीएससी भवन का, यहाँ पे यूपीएससी भवन या लाबसना बनने के पहले जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट कंडीशंस थी या एनवायरमेंटल स्टेटस था उसको पता किया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले किस तरीके का एनवायरमेंटल स्टेटस था उसको पता किया जाता है। इसके पता करने से क्या होता है कि जब हम लोग उस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद की फोरकास्टिंग करते हैं कि प्रोजेक्ट बनने के बाद में इस तरीके का पॉल्यूशन होगा जो कि हम मेंशन करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, तो उस चीज़ को हम लोग कंपेयर कर पाते हैं इस एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस से जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले था। तो दोस्तों इन दोनों को मेजर करने के बाद में हम इनको कंपेयर करते हैं। मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लाबसना
एक लैंड पे बनाना शुरू करा, हमको पता है कि इससे क्या क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, ये हमने कैलकुलेट किया, जो हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में रेफरेंस के तौर पे पैरामीटर्स लिए थे उस बिहाफ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। चलिए अच्छी बात है। उसी तरह हमने लाबसना बनने के पहले जो एनवायरमेंटल स्टेटस था उसको भी कैलकुलेट कर लिया। तो हम इन दोनों को मेजर करके उसका ओवरऑल ही देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट बना तो इससे क्या अफेक्ट पड़ेगा, जिसको कि इम्पैक्ट प्रिडिक्शन के नाम से भी आप याद रख सकते हो। अब ये इम्पैक्ट प्रिडिक्शन क्या होता है, जिसमें आप एनवायरनमेंट के अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि एयर, नॉइस, वाटर, लैंड, बायोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जैसे अगर एयर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पे एम्बिएंट लेवल्स का कंसंट्रेशन जो है वो कितना होगा अगर टोटल एमिशन चेंज होता है तो। फिर हम देखते हैं कि सॉइल, मटेरियल, वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट होगा। नॉइस को लेके हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कितने व्हीकल्स कितना नॉइस जनरेट करेंगे, कितने व्हीकल्स मूव होंगे तो कितने इक्विपमेंट्स के साथ में पर्टिकुलर नॉइस जनरेट होगी, ये देखते हैं। वाटर की अगर बात करें तो वाटर की क्वालिटी कितनी चेंज हो जाएगी, क्या पानी खारा तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। उसके बाद अगर लैंड की बात करें तो देखते हैं कि हम ड्रेनेज पैटर्न में क्या कुछ चेंजेस आएंगे। हम ये देखते हैं कि लैंड क्वालिटी खराब तो नहीं होगी, वेस्ट डिस्पोजल किस तरीके से होगा, क्या रिवर बैंक अफेक्ट हो रही है, इस तरीके से। बायोलॉजिकल की बात करें तो यहाँ पे कितने ट्री कट करना पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको सेंट्रल विस्टा का एग्जांपल दिया था। अगर एनिमल हैबिटाट है तो उसको तो नुकसान नहीं होगा, क्या वो लैंड ऐसी तो नहीं है जहाँ पे बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशी रहते हों, माइग्रेटरी एनिमल्स रहते हों, उनको तो नहीं अफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इसमें देखा जाता है कि जो लोकल कम्युनिटी है क्या उसका डेमोग्राफिक चेंज तो नहीं होगा, उनके ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा नेगेटिव मैनर में, कितना ट्रैफिक उस पर्टिकुलर लोकेशन में बढ़ जाएगा जिस कारण से वहाँ के लोगों की लाइफ अफेक्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ें इस इम्पैक्ट में देखी जाती है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस एनवायरमेंटल स्टेटस में जिस तरीके का इम्पैक्ट प्रेडिक्शन किया जाता है, इसके पैरेलल में एक अल्टरनेटिव का असेसमेंट भी चलता रहता है। अब ये अल्टरनेटिव का असेसमेंट क्या होता है, बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे ये कोशिश की जाती है कि जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमको बनाना है तो यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव फाइंड आउट किया जाता है कि क्या इस प्रोजेक्ट को कहीं और बनाया जा सकता है, क्या इस प्रोजेक्ट को किसी और तरीके से बनाया जा सकता है, क्या इस प्रोजेक्ट में किसी और मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है विच इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली। इन सब चीज़ों पे भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं और उससे हम इस एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस से कंपेयर करते रहते हैं। तो हमें जो अल्टरनेटिव सबसे बढ़िया मिलता है हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपसे यूपीएससी ये पूछ सकता है कि क्या अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हुए हम ये भी कंसीडर करते हैं क्या कि प्रोजेक्ट हमको बनाना ही ना पड़े, दैट अल्टरनेटिव शुड कंसीडर नो प्रोजेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। तो हाँ, हम अल्टरनेटिव में ये भी चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट को ना बनाए तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी चीज़ देखी जाती है। और फाइनली यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे अल्टरनेटिव्स जो होते हैं उनको रिव्यू कर लिया जाता है। और एक बार अगर अल्टरनेटिव्स को रिव्यू कर लिया तो फाइनली हम लोग एक अल्टरनेटिव पे जाके स्टिक कर लेते हैं और उसके लिए हम मिटिगेशन प्लान बना लेते हैं। तो उस अल्टरनेटिव का मिटिगेशन प्लान डेवलप करने के बाद में हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं उसको हम लोग सप्लीमेंट करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान से। जैसा कि नाम से समझ में आपको आ रहा होगा कि इसमें हम किस चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं और किसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एनवायरमेंट, जो भी हम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हम लोग डेवलप करके दे देते हैं। इससे होता क्या है कि इसमें जितने भी एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट्स के प्रोपोनेंट्स होते हैं वो सब इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं। इसी प्रकार ये एक बहुत ही क्रूशियल इनपुट देता है किसमें, जब भी आपको क्लियरेंस कंडीशंस को मेंशन करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो इस एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में वो सारे क्रूशियल इनपुट दे दिए जाते हैं जिसके थ्रू उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जा सके और उसमें सारी डिटेलिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं रिकैप करना चाहूँ आप लोगों के साथ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने सबसे पहले स्क्रीनिंग की प्रोसेस देखी, फिर हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़ा जो कि हमने अंडर स्कोपिंग हेडिंग में पढ़ा, हमने बेसलाइन डाटा जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस चेक करते हैं, इसी के साथ फिर हमने इम्पैक्ट का प्रिडिक्शन करा ऑन द बेसिस ऑफ एयर, नॉइस,
वाटर एक्सेट्रा। इसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स का रिव्यू करा और फाइनली हम एक अल्टरनेटिव का असेसमेंट लेके उसको फाइनलाइज करते हैं। और इसी के साथ साथ हम अल्टरनेटिव का रिव्यू करने के बाद मिटिगेशन प्लान डेवलप करके देते हैं उसका, और उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान डेवलप करके दे देते हैं। जब ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके होते हैं, इसके बाद फेज आता है पब्लिक हियरिंग, जिसको आप पब्लिसिटी या कंसल्टेशन भी समझ सकते हो। इस पब्लिक हियरिंग में क्या किया जाता है कि एक 30 डे प्रायर नोटिस दिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 डे का प्रायर नोटिस दिया जाता है। कौन देता है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसको दिया जाता है? लोकल रेसिडेंट्स, लोकल एसोसिएशंस जो होती हैं, जो भी उस एरिया का जहाँ पे वो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वहाँ के एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो हैं, या प्रोजेक्ट साइट से जो भी व्यक्ति या परिवार डिसलोकेट या डिस्प्लेस होने वाला है उसको दिया जाता है। और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो या तो ओरल या फिर रिटर्न फॉर्मेट में अपने सुझाव दे सकते हैं। नाउ ये कानून के अंतर्गत बताया गया है कि जो वहाँ की पब्लिक है उसको इन्फॉर्म और कंसल्टेशन ज़रूरी है ऑन द प्रपोज डेवलपमेंट, जब भी EIA की रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और फाइनली इसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आफ्टर कंसल्टेशन बिटवीन द जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट है, डेट इज कंसल्टेंट, और इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ये फाइनली डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट को अब इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फिर फाइनली इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। और फाइनली उसके बाद में उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग और पेनल्टीज। मॉनिटरिंग क्यों? कि जिस तरीके से वो होना चाहिए था, उसके ऑपरेशन फेजेस, उसका कंस्ट्रक्शन, इन सबको देखा जाता है, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने चाहिए थे वो कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ मॉनिटरिंग में मॉनिटर की जाती है। और अगर नहीं करते हैं वो लोग तो उसके लिए पेनल्टीज के प्रावधान है। तो ये आपने देखा कि इस तरीके से किसी भी एक प्रोजेक्ट को आखिरी तक सहमति लेनी होती है। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं यहाँ पे, जब मैं आपको पब्लिक हियरिंग की एक बात बता रहा था, इसमें कोई बहुत अच्छे फैक्ट्स मुझे याद आ रहे हैं। जैसे जब पब्लिक हियरिंग के लिए नोटिस दिया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस नोटिस को निकालता है पब्लिक हियरिंग के लिए। इसको 2 न्यूज़पेपर में निकाला जाता है वाइडली, जो उस रीजन में चलते हैं। एक पेपर होता है वहाँ की वर्नैकुलर लैंग्वेज का, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मराठी बोली जाती है उस जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उस एरिया में, तो एक मराठी में वर्नैकुलर लैंग्वेज में निकलेगा और एक लोकल लैंग्वेज में। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें मेंशन करता है हर चीज़ कि डेट, टाइम और प्लेस क्या होगी पब्लिक हियरिंग की। क्लियर? ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मुझे लगा था वर्नैकुलर लैंग्वेज का, और यूपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस पूछता भी है। इसके साथ हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पब्लिक हियरिंग का पैनल होता है, ठीक है, इसके पैनल में कौन कौन लोग बैठते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक नॉमिनी भी बैठ सकता है। इसके साथ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो एनवायरनमेंट से डील करता है वो होते हैं, साथ ही म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत या फिर लोकल बॉडीज से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मगर वो 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स को भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉमिनेट करते हैं, मगर वो भी 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो यूपीएससी आजकल हमसे अलग अलग तरीके से पूछता रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि हम 2020 के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ड्राफ्ट को पढ़ें कि इसमें गवर्नमेंट क्या चेंजेस करना चाह रही है। जैसे इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की बात की गई है। इसका मतलब अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है और उसके रनिंग फेज में है तो उसके बाद भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जा सकेगा। मतलब कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम डेवलपमेंट प्लान को हॉल्ट, रोकना या हैम्पर नहीं करना चाहते, जिससे कि इकोनॉमी को हर्ट होता है, तो हम रनिंग फेज में या कंस्ट्रक्शन फेज में भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस को दे देंगे। इसका मतलब अब आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए रुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप सीधे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। इसका मतलब क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस EIA प्रोविजन को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है या बाईपास करने की कोशिश कर रही है? तो हाँ, ये बिल्कुल उसी तरीके की बात हो गई। जब ऑर्डिनेंस पास किया जाता है तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाईपास करने की बात की जाती है। सेकंड, आप देखोगे पब्लिक कंसल्टेशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पे इसके टाइम को रिड्यूस करके 30 से 20 डेज किया जा रहा है। मतलब कि अब जो जनता अपने रिस्पॉन्सेज को सबमिट पहले 30 दिन में कर पाती थी, अब वो 20 दिन में करेगी। मतलब आपने फिर से पब्लिक कंसल्टेशन में एक रियायत दे दी उनको, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, आई मीन टू से,
कि आप जल्दी से इस चीज़ को ख़त्म कर दो, रैप अप कर दो। इसके बाद में मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें और कंप्लायंसेस की, तो 2006 के नोटिफिकेशन में जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो हर 6 महीने में सबमिट करना होती थी, जबकि 2020 ड्राफ्ट में इसको 1 साल कर दिया गया। मतलब यहाँ पे फिर से अकाउंटेबिलिटी जो है वो लूज कर दी गई। इसके बाद अगर लूप होल्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डाल के इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको EIA प्रोसेस से बाईपास करा जा सकता है, तो इसका एक फ़ायदा उठा के गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक बता देती है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक डिबेट चल रही थी कि जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि मनी बिल को बता के, क्योंकि उसमें स्पीकर की पावर आ जाती है, मनी बिल को बता सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं, है ना, राज्यसभा को। तो इस तरीके की चीज़ है ये कि बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ जो 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डिटेल स्क्रूटिनी की भी ज़रूरत नहीं होती है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कि वो EIA स्टडी हो, उस पर पब्लिक कंसल्टेशन हो। तो कोशिश की जाती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को अगेन बाईपास कर दिया जाए। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जिस पे डिबेट चल रही है और इस कारण से अपोज किया जा रहा है इस 2020 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का। तो अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे एप्लीकेबिलिटी का, दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट उनके द्वारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है, मगर वो इस नोटिफिकेशन से बाहर है, क्योंकि या तो उनका मेंशन स्केड्यूल 1 में नहीं है। अगर स्केड्यूल 1 में नहीं है इसका मतलब वो तो बाईपास हो गए या बाहर हो गए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से, या फिर जो उन प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट है वो कम है जो मेंशन्ड है स्केड्यूल 1 में या B1 में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स को EIA से गुजरना होता है। तो ये एक एप्लीकेबिलिटी में बहुत बड़ा लैक्यूना है। इसके बाद अगर हम पब्लिक हियरिंग की बात करें तो पब्लिक कमेंट्स जो हैं उनको हम अर्ली स्टेज में अकाउंट में नहीं लेते। जैसा हमने देखा कि EIA रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में कंसल्टेशन, तो अगर आप पहले ले लेते तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल जाती जिसको आप अपनी प्लानिंग और डिज़ाइन में इंप्लीमेंट कर पाते, जो कि हमने नहीं किया। और प्रोजेक्ट क्लियरेंस के लेटर स्टेज में अगर हम कन्फ्लिक्ट देखते हैं पब्लिक हियरिंग में, जब पब्लिक कंसल्टेशन में सुनते हैं लोगों की बातें, तो हम उसको इंप्लीमेंट कर नहीं पाते हैं। तो एक क्लैश डेवलप हो जाता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द पब्लिक। इसी के साथ यहाँ पे देखा गया है कि पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं करवाए जाते हैं इवन आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट, जो कि एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। इसी के साथ जो डाटा कलेक्टर्स होते हैं वो भी जो इंडिजीनियस नॉलेज होती है वहाँ के लोकल पीपल की, जैसे अगर वो बता रहे हैं कि इस पेड़ का ये महत्व है, इससे ये औषधि मिलती है, तो वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो डाटा कलेक्टर्स जो होते हैं वो भी ये ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते हैं वहाँ के लोकल लोगों को। इसके बाद में एक ड्रॉबैक है रिगार्डिंग द क्वालिटी। एक सबसे बड़ा बिगेस्ट कंसर्न जो है दोस्तों एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस में वो यही है कि जो EIA की रिपोर्ट आई है जिस पे हम इतना बिलीव कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी क्वालिटेटिव है, क्या उसमें हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स को सब्ज्यूम किया है, और अगर किया है तो कितना इफिशिएंटली किया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार देखा जाता है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जब रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो ये कई बार एक सिंगल सीजन का डाटा लेके डाल देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर उस पर कितना अफेक्ट पड़ रहा है, कितना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, ये होना चाहिए, जबकि सिंगल सीजन में डाल के डाटा दे देते हैं पूरा। फिर आपने ये भी देखा होगा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जो रिपोर्ट होती है बेसिकली ये क्या होता है, ये किसी एक कंपनी या किसी एक प्रोजेक्ट को उसका क्लियरेंस लेना होता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर पाए। तो यहाँ पे कई बार करप्शन जैसे प्रोसेसेस भी होती हुई दिखी हैं। इसी के साथ जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये फंड किया जाता है किसी एक एजेंसी या किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, जैसा भी मैंने बताया एक प्रोजेक्ट के लिए। तो उसका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होता है, प्रपोजल का क्लियरेंस लेना किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे जो फाइनल असेसमेंट किया जाता है वो बहुत बार अनबायस्ड भी होता है। इसके बाद कंप्लायंस। अब मान लीजिए कि सब चीज़ सही हो गई, आपने हर चीज़ सही बना भी दी, मगर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के कंसल्टेंट्स होते हैं जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, नॉर्म्स को कंप्लाई करवाते हैं, वो एक्रेडिटेड नहीं होते हैं। एक्रेडिटेड इसका मतलब उनकी कोई रेटिंग नहीं होती है या वो किस तरीके का काम करते हैं। मतलब कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आके उसको कंप्लायंस में ओके की झंडी, हरी झंडी दे देता है कि हाँ सब सही है,
ये एक प्रॉब्लम है। तो इस कारण से मॉनिटरिंग में बहुत बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि मॉनिटरिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं होती, जिस कारण से लैक्यूनाज रह जाते हैं, जिस कारण से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की जो रिपोर्ट बनाने के बाद भी इम्पैक्ट कम होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, क्योंकि नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन टाइम पे, इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे। तो इन सब के कारण हमने कुछ वे फॉरवर्ड में इन सब चीज़ों के लिए कुछ लिखना है, जैसे कि आज ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अथॉरिटी की। आज ज़रूरत है हमें एक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाने की, क्रिएट करने की, जिससे हम पब्लिक कंसल्टेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएँ, पब्लिक डोमेन में सारा डाटा डाल पाएँ। और साथ ही हमें बेस लाइन की जो डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने से पहले का एनवायरमेंटल स्टेटस बताता है, इसका एक डाटा बैंक बनाने की ज़रूरत है जो कि सेंट्रलाइज मैनर में काम कर पाए। अगर हमें कहीं का भी एनवायरमेंटल स्टेटस चेक करना है तो हम उसको उठा पाएँ। और साथ ही हम सारी जितनी भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज इन्वॉल्व है उनको हमें कोऑर्डिनेट मैनर में और बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, जिससे हम इन सारी ड्रॉबैक्स को फुलफिल कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने मेरे साथ ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी होंगी। और जिस तरीके से मैंने आपको अश्योर किया था कि इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे और सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वाकई में अब ये चीज़ इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। ऐसा ना हो कि जैसे इसमें ड्रॉबैक आ रहे हैं, आपकी भी मेंस आंसर राइटिंग में ड्रॉबैक आए। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो आपने कितना कॉन्फिडेंस फील करा इस लेक्चर को खत्म करने के बाद, ये भी ज़रूर बताइएगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।